नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर में। बच्चा, कल एग्ज़ाम है और आज हम फिर से आए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर, लेकिन उससे पहले आपसे एक ज़रा बात करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे सिनेरियो। देखिए बेटा, एग्ज़ाम से पहले सबको डर लगता है, क्लियर है? तो डरने का ये मतलब नहीं है कि हम दबाव में आ जाएंगे, चीज़ें हमारे दिमाग में घुसने ना लगे। अरे भैया, ज़िंदगी के रेस में ये एक इम्तहान है, एक रेस है। अब जो होगा, ईमानदारी से लड़ते हैं ना रेस में, हारे या जीते जो होगा देख लेंगे। लेकिन अगर रेस से पहले ही डर के कांप रहे हैं हम, तो क्या खाक जीतेंगे रेस में? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बस ऊपर वाले पे विश्वास रखिए और अपना 100% दीजिए, जो होगा देख लेंगे। क्लियर है या नहीं है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2022 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके चल रहे थे। 2022 में से हम लोग तकरीबन 10 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। क्लियर है या नहीं है? 2022 के 10 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है या नहीं है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोलता है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होती है। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपसे क्या मांगा है? एनर्जी स्टोर कितनी होगी। तो ये वाला आप याद रखिएगा, एक्सप्रेशन अभी निकालना उतना नहीं देखना है हमको, तो डायरेक्ट इसको आप याद रखिएगा। क्लियर है या नहीं? कितना होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? अब आते हैं बेटा अगला क्वेश्चन की ओर। बोलता है विद्युत विभव की बीमी सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी का फॉर्मूला क्या होता है? कितना वर्क किए और किस पे किए? चार्ज पे किए। मतलब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठाकर लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क किया, वही था ना। तो v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है फॉर्मूला ना। तो w मैंने वर्क, वर्क का डायमेंशन v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू मैंने वर्क, वर्क मैंने कार्य, कार्य का डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। और बेटा चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? ए टी। ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर में m एगो है लिख दिए, l दो गो है लिख दिए, t क्या गो है? दो गो टी पर पावर -2 है। ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला टी को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 एगो और जाएगा ना। मैंने टी पर पावर -2 ऑलरेडी था, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी पर पावर -1 हो जाएगा। क्लियर है? अब बेस समान तो पावर ऐड होगा, 2 टका कर्जा और 1 टका कर्जा। क्या टका कर्जा रही? 3 टका कर्जा। और ए को ऊपर लेके जाएंगे तो ए पर पावर कितना हो जाएगा? -1। क्लियर है या नहीं है? एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। ऑप्शन नंबर 2 होगा, 2 होगा, देख लीजिएगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए, बोलता है ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। ओम का नियम वैलिड कब होगा? ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? अरे कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, ये तो पढ़ाए थे ना, कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ऐसे करके पढ़ाए थे ना। किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, भी समानुपाती आई। क्लियर है ना? तो बेटा नियत ताप तथा दाब पर कंडीशन था ना, तो कांस्टेंट क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं बेटा हम लोग। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिरोधों को मापने के लिए अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज, कौन सा ब्रिज बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज मांगा है। व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों होता है? क्लियर है? व्हाई द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज एकदम 4 गो रेजिस्टेंस का, 4 गो प्रतिरोध का संयोजन होता है, और उसमें करंट जो बीच से जो गैल्वेनोमीटर से करंट गुजरती है वो 0 होता है। और 0 होता है ना बेटा, तो वो मोर एक्यूरेट होता है, एफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये किस मेथड पे बेस्ड है जानते हैं? इस मेथड को कहते हैं गैल्वेनोमीटर से करंट देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा कुछ संयोजन था। क्लियर? अगर इससे गुजरने वाली गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली करंट की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, तो ये मोर एक्यूरेट माना जाता है, और इसको बोला जाता है, यह एक शून्य विधि है, इसको बोला जाता है नल मेथड। क्लियर है? इसीलिए ये बहुत एक्यूरेट है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि अफवाह वेग vd किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। देखिए बेटा, vd का फॉर्मूला होता है, vd इक्वल टू होता है छोटी ई बड़ी ई टाउ बाय एम। क्लियर है या नहीं है?
यहाँ पे अगर मैं छोटी ई, टाउ, एम, इस सबको कांस्टेंट मान लूं, कांस्टेंट और इक्वल टू यदि हट जाएगा तो वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ई के। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का लूप नियम किस संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ लूप रूल जो होता है ना बेटा, वो सेकंड रूल है, किरचॉफ का सेकंड नियम है। अब बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, देखिए फर्स्ट रूल किरचॉफ का, जिसको हम लोग संधि नियम कहते हैं, जंक्शन नियम कहते हैं, वो बेस्ड है चार्ज पे, कल पढ़ाए हम। लेकिन सेकंड लॉ बेस्ड है बेटा एनर्जी पे। कौन सा पे? एनर्जी पे। याद रखेंगे इसको। क्लियर है या नहीं है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में इंग्लिश में दिया हुआ इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन टू या टू से अधिक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये सर्किट है बेटा। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहां से करंट गुजर रही है मान के चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रास्ता करंट का जाने का एक ही है ना, तो सब रेजिस्टेंस के पास करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। श्रेणी क्रम में सभी रेजिस्टेंस के पास करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो पढ़िए, पहला ही ऑप्शन मुझे लगता है सही बैठ जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान होती है। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। वोल्टेज डिफरेंट होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन करंट क्या होगी, सेम होगी। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या बोलता है बेटा, बोलता है एन सेल के समांतर संयोजन में, एन सेल के समांतर संयोजन में, देखिए एन सेल है, एगो सेल समांतर संयोजन में, दो गो, तीन गो, ऐसे कितने को बेटा, एन सेल है। और किस क्रम में जोड़े हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समांतर क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, जोड़े हैं संयोजन में। हम प्राप्त करते हैं इंग्लिश में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी ऑब्टेन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपको हम बताए थे, टोटल वोल्टेज क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, सबके पास एक्यूरेट वोल्टेज होती है। करंट बढ़ता है, कौन बढ़ता है, करंट बढ़ता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अधिक विद्युत धारा, मोर इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अधिक विद्युत धारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन क्या होती है बेटा, तो इसका याद रखना पड़ेगा बेटा, तापमान से लगभग स्वतंत्र होती है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये याद रखना पड़ेगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बोलता है 6.4 एम्पियर, कितना एम्पियर, 6.4 एम्पियर की धारा एक कंडक्टर में बह रही है। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है बेटा, गिवन करंट दिया हुआ है, करंट आई इक्वल टू कितना दिया, 6.4 एम्पियर। क्लियर है या नहीं है? बह रही है, तो प्रति सेकंड समय कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड दिया हुआ है। क्लियर है? बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको निकालने के लिए बोला है। तो बच्चा लोग आप जानते हैं करंट आई इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू टी। इसको मैं Q को इधर लिख देता हूं, आई टी को इधर भेजता हूं, टी इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो आई बाई टी हो जाएगा। क्लियर है? अब बेटा Q को हम लिखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिमीकरण से, Q इक्वल टू होता है एन ई, और इधर क्या बेटा, आई बाय टी। तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मतलब कितना क्वांटिटी में होगा चार्ज, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई टी इधर था और ये ई इधर मल्टीप्लाई में आया तो इधर डिवाइड में हो गया। क्लियर है? आई कितना दिया हुआ है बेटा, 6.4 दिया हुआ है, करंट 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड दिया है, और ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट निपट जाएगा, 16 1 जा 16, 16 4 जा 16 चौकेरे 64। क्लियर है या नहीं? तो कितना बचा, 4 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 10 टू द पावर 19, 1 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हो गया बेटा 20 तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा, 21 नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करती है। एक इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रही है बेटा, ध्यान दीजिए, बोलता है एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर है या नहीं है?
एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब कौन प्रवेश कर रही है बेटा इसमें? बोलता है एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रही है। इलेक्ट्रॉन क्या होती है? चार्ज। एक चार्ज जो है इसके अंदर में घुसा, परपेंडिकुलर घुसा। मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस दी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, अंदर गई है। और चार्ज कैसे जा रहा है बेटा? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। क्लियर है? ऐसे जा रही है, इधर इधर। दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, इलेक्ट्रॉन का रास्ता होगा। कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन? देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए। जब कोई चार्ज दौड़ रहा है तो करंट फ्लो होगा। करंट दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? निकालिए। कौन सा रूल से? लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकालते हैं। क्लियर है या नहीं है? और राइट हैंड रूल से क्या निकालते हैं? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड रूल में ये फादर, मदर, चाइल्ड। फादर माने फोर्स, मदर माने मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड माने करंट। तो अगर बेटा ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड और करंट को बताइए, दोनों फिंगर, मिडिल फिंगर, सॉरी ये फिंगर, फोर्थ फिंगर और मिडिल फिंगर। फोर्थ फिंगर किसकी डायरेक्शन बताए? मैग्नेटिक फील्ड की, और ये करंट की डायरेक्शन है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? अंदर, अंदर जा रही है। और करंट किधर दौड़ रही है? उधर 90 डिग्री बनाकर, 90 डिग्री बनाकर, इन दोनों के बीच 90 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर गई, सॉरी चार्ज इधर दौड़ा। चार्ज इधर दौड़ा मतलब करंट इधर दौड़ा। करंट इधर दौड़ा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। माने इस दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाएगा तो क्या उधर आगे बढ़ पाएगा? नहीं, ऐसे मुड़ जाएगा। अब यहां चेक करिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर? ऊपर की ओर। फोर्स किधर लगेगा? इधर। हर जगह चेक करिएगा तो आप देखिएगा हर जगह फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और आपका इलेक्ट्रॉन कैसा घूमने लगेगा? सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? एक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? एक बार देखेंगे प्यार से, बड़े प्यार से। बोलता है आर, त्रिज्या आर के एक धारावाही, त्रिज्या आर के एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बी है। इंग्लिश में, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। देखो बेटा, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला है बेटा μ0/2 I/r। अगर ये सबको कांस्टेंट मान लेंगे हम तो B डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? R के हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए ना, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। B R के व्युत्क्रमानुपाती है। इनवर्सली, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं, देखते हैं। बोलता है एक गतिमान आवेश कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कोई बल अनुभव नहीं करेगा। देखिए समझिए बेटा मेरी बात को। इसमें बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में, बोलता है एक गतिमान आवेशित कण, कोई गतिमान आवेशित कण है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव कब नहीं करेगा? चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, मतलब मैग्नेट बोलना चाह रहा है, इंग्लिश में समझिए। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स व्हाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज जो है दौड़ रहा है तो वो फोर्स अनुभव कब नहीं करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस कब नहीं करेगा? तो बच्चा लोग समझिए, जब मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसी डायरेक्शन में, अगर मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उसी डायरेक्शन में कोई चार्ज दौड़ गया तो क्या हो जाएगा बेटा? वो अनुभव करेगा या नहीं करेगा? तो वो अनुभव नहीं करेगा। क्लियर है या नहीं है? वो कोई फोर्स अनुभव नहीं करेगा। पढ़ के देखिए, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही परफेक्ट बैठेगा। बोलता है यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है, इफ चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा बेटा। क्लियर है कि कोई फोर्स अनुभव नहीं करेगा, बाकी कोई भी एंगल से जाए तब फोर्स महसूस करेगा बच्चा। क्लियर है या नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किससे है बेटा? टोरॉइड से है। टोरॉइड सिलेबस से हटा हुआ है तो इसको अवॉइड करिए, इस क्वेश्चन को आपको देखना नहीं है। टोरॉइड सिलेबस में है ही नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बोलता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, अरे ऐसा ही यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला। क्लियर है या नहीं है? आगे पढ़िए। बोलता है जब एक ही दिशा में दो समांतर तारों से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो दोनों चालक, इंग्लिश में दो पैरेलल कंडक्टर है, कैरिंग करंट कर रहा है इन सेम डायरेक्शन, माने एक करंट कैरिंग कंडक्टर इधर है, आई करंट कैरी कर रहा है,
ये भी आई करंट इसी मतलब कोई भी करंट इसी डायरेक्शन में कैरी कर रहा है, दोनों के बीच क्या होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? इसके कारण इससे करंट जब गुजरेगी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये इस वायर को अट्रैक्ट करेगा, और इससे जब करंट गुजरेगी तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बेटा। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र में ले जाने वाला लूप एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इंग्लिश में पढ़िए, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई करंट कैरिंग लूप है, उसको प्लेस्ड कर दिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, उस पे लगने वाला टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो लूप के एरिया पर, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा, एकदम करेगा। चुंबकीय विद्युत धारा का मान पर, अरे लूप से कितना करंट गुजर रही है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, करंट से डिपेंड करेगा। करंट के कारण लूप के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण एगो तो बाहर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एगो लूप का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट तो करेगा ना। तो ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 3 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र पर क्या बोला, लगने वाला बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करेगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड जरूर करेगा। कौन सा ऑप्शन नहीं बन रहा है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, इनमें से कोई नहीं इसका परफेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए, तो बेटा ये टोटल हमारा 27वां नंबर तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 28वां नंबर की ओर जाते हैं। देखिए बेटा, ये तो एकदम डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बेटा, इसमें कुछ करना है, आप ही बताइए। बोलता है एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या जानते हैं आप, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये जानते हैं? तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पृथ्वी के चुंबकत्व तत्व है, ये सिलेबस से हटा हुआ है, अर्थ मैग्नेटिज्म वाला हटा हुआ है। पृथ्वी के चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों क्वेश्चन 29 और 30 हटा हुआ है। 31 नंबर भी क्वेश्चन आपका हटा हुआ है, एग्जाम में आएगा नहीं, परेशान नहीं होना है। क्लियर है? चलिए, ये भी क्वेश्चन में आपका नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है स्वप्रेरण की भूमिका तुल्य है, मतलब द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस जो इक्विवेलेंट होता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, वो जड़त्व के इक्विवेलेंट होता है, इनर्शिया के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है या नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर, किसके संरक्षण के, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई फायदा नहीं, वो कवर नहीं होगा। चलिए, इसमें बोला है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है। लेंज लॉ इज अ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए बेटा, लेंज लॉ किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो लेंज लॉ जो होता है ना, वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है या नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा यानी एनर्जी पे बेस्ड होगा। क्लियर है या नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन कायदे से बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जैकबोर्ड बनाना चाहिए इनको। क्वेश्चन में पढ़िए, दिए गए चित्र में सीधे तार में ए से बी की ओर धारा का परिमाण में वृद्धि हो रही है। देखो, ए से बी में धारा के मान में वृद्धि हो रही है, करंट का मान बढ़ रहा है। लूप में प्रेरित धारा की दिशा, इस लूप में प्रेरित जो इसमें धारा बनेगा, करंट इसके अंदर जो करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन मांगा है। इंग्लिश में एक बार समझाते हैं। इन द गिवन फिगर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो ए टू बी इन द स्ट्रेट लाइन, ए से बी की ओर करंट दौड़ रहा है। क्लियर है या नहीं है? इन द स्ट्रेट वायर इज इंक्रीजिंग, ए से बी की ओर जाने वाली करंट को इंक्रीज किया गया है। क्लियर है? मतलब ए से बी की ओर जो करंट जा रही है वो इंक्रीज कर रही है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज, तो करंट की डायरेक्शन, लूप में बनने वाली करंट की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए बेटा, ए से बी की ओर करंट दौड़ रही है, समझना मेरी बात को। तो लूप के साथ इसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर से जब करंट दौड़ा, इसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड को कौन कट करेगा, ये दूसरा वायर, दूसरा लूप उसके सामने जो रखे उस पर होगा, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के कारण करंट पैदा होगा। और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, वो जिससे पैदा हुआ उसको अपोज करेगा। यही तो कहता है लेंज लॉ ना। लेंज लॉ के हिसाब से इसमें करंट क्या पैदा होगी, जो करंट पैदा होगी जिसके कारण वो पैदा हो रही है उसकी अपोज करेगी। तो आप सपोज करिए कि करंट इधर से इधर जा रही है, और करंट अगर यहां भी ऐसे इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो जाए तो इसको तो सपोर्ट कर दिया ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में नहीं होगा, इसमें कैसे होगा, क्लॉकवाइज में ऐसे जाएगी, ऐसे इधर से यहां से करंट जा रही है, इसका अगेंस्ट पैदा होगा तो ऐसे जाएगा। ये कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
क्लॉकवाइज, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ए नंबर, क्लॉकवाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़िए, प्रेरकत्व का मात्रक है, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो बेटा आपको पता है इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, एकदम आंख कान बंद करके हेनरी करना है। क्लियर है या नहीं है? तो बेटा हम आपको 2006 से लेके हम आपको 2022 तक के सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब तो कल एग्जाम है, 23-24 आपका रह गया है, लेकिन आप एक बार अपने से देख लीजिएगा, छोड़ के नहीं जाना है बेटा। क्लियर है या नहीं है? और जितना करवाए हैं ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत आगे पीछे घुमा के आएगा इसके इर्द गिर्द ही बेटा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। विश्वास रखिए ऊपर वाले पे, सब ठीक करेंगे। और जितना पढ़ के गए हैं रिवीजन अच्छे से करिए, कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाइए, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? और कोई भी तरह का नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, सब अच्छा होगा। एक लास्ट चीज, एग्जाम जब आप लिखिएगा ना बेटा, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जो आपको अच्छे से आता है, और उसके बाद सारा अटेम्प्ट करते चलिएगा। एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़िएगा, चाहे आए या नहीं आए, उससे रिलेटेड कुछ लिख के आना है, लेकिन आना है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।